पत्थर। ट्रेन की खिड़की से हवा का एक झोंका आकर निमि का मुंह धो गया। हवा की ये ठंडक अंदर तक सिहरा गई, बिल्कुल सोमी जैसी ठंडी, निष्क्रिय। वह कोलकाता जा रही है, पर क्यों? शायद उलाहना देने, सोम को जलाने। सुनकर कितना छटपटाएगा सोमू। वह क्या कम छटपटाई है, कम जली है, पर ये किसी अपराध का एहसास अंधेरे सा उसकी आंखों पर क्यों उतरता आता है? अपराध कहाँ है? अपराध माँ बनना हर औरत का स्वाभाविक नैसर्गिक अधिकार होता है। मैं औरत हूँ, विवाहित हूँ, पर विवाह, मुंह में एक कड़वाहट घुलने लगती है विवाह के नाम पर। पिछली गर्मियों में ही माँ ने उलाहना दिया था। कितने बरस हुए शादी को, पेट में एक पत्थर भी नहीं आया। कब तक हम तरसेंगे एक पोते का मुंह देखने के लिए? कुछ कहो तो फिर देखो। गज भर की जुबान कैसी चलती है, आरी की तरह। मैं तो पहले ही समझती थी, छातियां देखी है, मानो है ही नहीं। मुझे पता था कि ये एक पिल्ला भी जन ले, पांच शक्ल से भी तो अब घर की चाटो, पढ़ाई लिखाई का सोचा था दूसरी। माजी के शब्द उसके कानों को छेदते रहे थे। अंदर तक वह खौल उठी थी। जी में आया कि कह दे, अपने लाडले को नहीं देख पाती, सारा मेरा ही तो दोष है। ले जाकर स्वयं काउंटिंग की रिपोर्ट दे मारे उस बुढ़िया के मुंह पर और कोई होती तो कब की। क्रोध सिसकियों में बह रहा था। सारे शब्द होठों पर दस्तक देते देते मर गए थे। काश वह ऐसा कर सकती किसी के साथ कहीं। रिपोर्ट देते समय बेचारगी डॉक्टर के चेहरे पर चमक आई थी। सॉरी मिसेज थपलियाल, कुछ नहीं कर सकते हम। आप चाहे तो कोई बच्चा गोद ले ले, या नो होप एट ऑल नो। उस कागज के टुकड़े की हवा में उसके सारे दीप बुझ गए थे। दिवाली उसके बाद फिर कभी नहीं आनी थी। सोम पास ही खड़े थे, अपना थका हाथ उसके कंधे पर टिकाए, शून्य में ताकते मानो कुछ तलाश कर रहे हैं। उस दिन के बाद सोम ने काफी दिन तक उससे कोई बात नहीं की थी। न मालूम ये हार कर भी न हारने का दंभ था, या अपने दोष की ग्लानि। उसे सोम का ये व्यवहार बहुत अखरा था। सहानुभूति की जितनी जरूरत उसे थी, उससे अधिक शायद सोम को थी। दोनों का दुख साझा था, पर अनुभूतियां शायद अलग थी। एक दिन चुपचाप खाते रहने के बाद वे हाथ पहुंचने खूंटी तक टंगे टोलिया तक आए और दीवार की ओर मुंह करके बोले, मानो उससे नहीं दीवार से कह रहे हो। निमी, आज थोड़ा सा वक्त मुझे दोगी खाने के बाद? सोम ने पूछा था। वह कब की भरी बैठी थी, न जाने कैसे सामान्य न रह पाई। क्यों? वक्त क्या मेरी झोली में रखा है? वे थोड़ी देर चुप रहे, मानो उसके शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। फिर बोले थे, निमी प्लीज समझने की कोशिश करो। उससे करीब 4 इंच ऊंचे सोम हाथ लटकाए, मुंह झुकाए उसके पीछे खड़े हो गए थे। झुंझलाती सी वह बेडरूम में चली आई थी और उसके पीछे पीछे सोम भी। निमी, सुन रही हो? सोम ने दोनों के बीच बहने वाले मौन में पत्थर फेंका। निमी जैसे फट पड़ी हो। और क्या बहरे हूं, मैं ही तो रह गई हूं सबकी सुनने के लिए। बांझ जो हूं, तुम्हारी बनाई बांझ। और तुम्हारी माँ, वह बुढ़िया, सारा दोष मेरे माथे मरती रहेगी। अपने लाडले में उसे दोष क्यों नहीं दिखने लगा? बोलो सोम, बोलो। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे माँ नहीं बना सकते तो मैं? उसका चेहरा तमतमा आया। सुन लो सोम। और नहीं सुन सकती मैं? और क्यों सुनूं मैं? जिसकी गलती हो वह सुने। तुम सुनो सोम, तुम। सब मुझे जला रहे हैं, मेरा अस्तित्व बिखर रहा है। अब अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं वह रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दूंगी। सोम ने उसके आंसू नहीं पोंछे, छलछलाते स्वर में बोले, रो और रो। सारी परेशानी तुम्हें ही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं है जिसके आगे रो सकूं, जिसे धमकी दे सके।
जो कुछ है उसमें मैंने कुछ गलत किया है। माना सच्चाई कड़वी है, पर वे उठे और खिड़की पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर खड़े रहकर वे एकाएक पलटे। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या यही कि सबके सामने तुम मुझे इतना जलील करो कि मैं आत्महत्या कर? बेकार की बातें मत करो सोम। मैं जानती हूँ तुम हार कर भी अपनी हार मानने को तैयार न होगे। हार तो सिर्फ मुझे माननी है। सबके ताने मुझे सहने हैं और बाद में आत्महत्या भी मुझे ही करनी है, क्योंकि तुम पुरुष हो। पुरुष खोखले दिमाग लगे पेड़ जैसे, फिर भी हो तो पुरुष। पर मैं नहीं मरूंगी, जिंदगी ऐसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों ढोऊं मैं तुम्हारा बोझ? सोम अब तक टुकुर टुकुर ताकते रहे थे। उसकी जरूरत नहीं निम्मी, मैं खुद ही सबको बता दूंगा कि देखो सोम, बीच में मत बोलो निम्मी, मुझे कहने दो। काफी चुप रहा है मैंने अपने आप को। तुम अपना अलग अस्तित्व चाहती हो, अपना अधिकार चाहती हो, तो क्या उसके लिए मुझे जलील करना जरूरी है? माना ममत्व तुम्हारी चाह है, तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, तो भी तुम्हें स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो हम पति पत्नी भी बने रहे। और सोम ने थूक निकला। तुम तुम किसी और से अपना ये हक वसूल कर सकते हो। सोम, निम्मी चीखी, मानो उसका मुंह ही नोच डालेगी। सोम निश्चल थे। अर्जी ही क्या है, ये घर भी बच जाएगा और तुम भी। बस करो, बस करो। मुझे जलाने आए हो? सिर्फ इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि बाद में मुझे भरे समाज में बच्चलन ठहरा सको? अपनी हीनता मुझे हीन बनाकर छिपा सको, यही ना? वह हाँ फूटी थी। तुम समझने की कोशिश करो निमी। मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार लौटा रहा हूं। अपने आप को मिटाकर भी तुम्हें तुम्हें बचाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। सोम हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़े थे। सोम थोड़ी देर बाद उठे और बिना कुछ कहे उठकर चल दिए। निमि को इस बेचारे पुरुष पर एकदम से बहुत तरस आया। जी किया हाथ पकड़कर रोक लें, उसकी गोद में सिर डालकर जी भर के रो लें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों में सोम ने अपना ट्रांसफर कोलकाता करा लिया। मिनी कट कर रह गई। लगा उसकी अपेक्षा की गई है। पहले तो सोचती थी जैसा है उसी पर संतोष कर लेगी, पर अब आहत मन से तड़प कर सोचा, वह जिंदगी, भरपूर जिंदगी। और एक दिन कुंती के जैसे उसने एक सूर्य का आह्वान कर लिया। इसमें ममत्व इतना प्रबल नहीं था जितना कि प्रतिशोध। सूर्य ने अनवर्रा भूमि में अपने बीज छिटका दिए। निम्मी के शरीर में एक प्रकाश पुंज चमक उठा। एक सूर्य निम्मी में प्रवेश कर गया था। एक ठंडी हवा का झोंका फिर अंदर भटक कर आ छुपा। निम्मी ने पति को लिख दिया, वह अब बांझ नहीं रही, संपूर्ण नारी हो गई है, अपनी प्रथम और अंतिम सत्ता से सज्जित। जब उसने पढ़ा होगा कि उसने किसी और को अपनी धरती में पुष्प उगाने की अनुमति दे दी है, तो शायद चीखने लगा होगा। चीखा करें, उसे क्या कम सताया गया है? सबसे बदला लेगी, एक एक करके। जितना जो जलेगा जलाएगी। सोम स्टेशन पर शायद उसे लेने नहीं आया होगा, कूद रहा होगा, मेरी भला से उसे जलाना ही तो है। पर ट्रेन एक झटके से रुक गई। सोम उसे उतरते ही दिख गया। एक क्षण को चौकी पर खामोश रही। सोम पलक कर पास आए। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? काफी सर्दी है। उन्होंने अपना शॉल उसे उड़ा दिया। निमी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप सोम के चेहरे की ओर ताकती रही। सोम रास्ते भर कुछ न कुछ कहते रहे थे, पर निमी भूत बनी रही थी। घर पहुंचकर सोम ने चिंतित स्वर में पूछा था, क्या बात है निमी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निमी अब भी कुछ नहीं बोली। एक बार सोम की ओर देखा। उसकी आंखों में वह नफरत ढूंढने की कोशिश करती रही जिसकी उसे आशा थी, ताकि वह उसे धुतकार सके। अपने थकातिक अपराध पर
तर्क कर सके, पर सोम की आंखें बिल्कुल भावशून्य थी, धुली धुली, बच्चों जैसी। निमी के चेहरे की नसें तन गई। मेरा पत्र पढ़ा था? निमी ने सीधा आक्रमण किया। सोम के चेहरे का रंग एक बारगी बदला। मन की ग्लानि चेहरे पर उभरी, पर तुरंत ही सामान्य हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, क्यों? निमी चिढ़ते हुए बोली, तुम जानते हो मैं माँ बनने वाली हूँ? अरे हाँ। जैसे सोम को कुछ याद आया हो, चाह कर बोले, ये हुई ना बात। क्या स्वीट चीज हो तुम भी, निमी माय डार्लिंग। उन्होंने निमी को पास खींच लिया। सोम की सफेद कमीज पर निमी की लिपस्टिक से दो ओंठ उभर आए। सोम को धक्का देकर वह अलग छिटक गई। उसके सारे विचार आंखें बंद कर सोम के चेहरे पर चिपकने लगे। अनगिनत आंखें और आंख एक तलाश में, पर उन्हें वह नहीं मिला जो अपेक्षित था। पति को चाहता देख उसकी कुड़न की पराकाष्ठा हो गई। तीव्र स्वर में, जानते हो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, यही ना? क्या फर्क पड़ता है? वे हंस दिए। जानना चाहोगे किसका है? वह उत्तेजना में उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं, गंभीर स्वर उभरा। तुम्हारा है, यही क्या काफी नहीं है? आखिर तीर भी खाली जाते देख निमी संयत न रह सकी, पागलों की तरह चीख पड़ी, सोम, पत्थर हो तुम, पत्थर! मानो उसे दौरा पड़ा हो। हाथ बढ़ाकर उसने सोम की कमीज फाड़ ली। उनके चेहरे और नंगे सीने पर नखूनों से लाल लाल रेखाएं खुरच दी। फिर बुक्का फाड़कर रो पड़ी। तुम सोम, मुझसे नफरत भी नहीं कर सकते। बोलो, तुमने मेरी गर्दन पकड़कर क्यों नहीं पूछा? बोल, कहाँ से लाई इसे? क्यों नहीं गालियां दी तुमने मुझ पर? तुम पत्थर, तुम पर कुछ असर नहीं करता। वह सोम के सीने पर सिर रखकर रो रही थी। खड़े खड़े सोम उसका सिर सहलाते रहे, फिर सावधानी से उसके हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दूध ले आता हूँ, पी लो, फिर चुपचाप सो जाना। वे गर्म दूध करने अंदर चले गए। निमी सिर झुकाए रोए जा रही थी, मानो सारे पाप, अपराध, शिकवे, गिले धो डालेगी।